महान्यूज 7 की खास पेशकश अखाड़ा राजनीति का इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। नागपुर से भाजपा ने नितिन गडकरी को चुनावी मैदान में उतारा है और साथ ही पक्ष और विपक्ष में आपसी छींटाकशी का दौर चल रहा है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है समाज सेविका ज्वाला धोटे। ज्वाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगा, आप अपने पिता की विरासत को किस तरह से संभाल रहे हैं? सबसे पहले तो महान्यूज 7 के सभी दर्शकों को पवित्र रमज़ान महीना शुरू है, पवित्र रमज़ान महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाले हफ्ते में रंगों का त्यौहार होली आने वाली है। होली और पवित्र रमज़ान महीने की आप सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके पिता की विरासत को किस तरह से संभाल रहे हैं? राजनीतिक विरासत, आपके पिता एक विदर्भ में एक बड़े नेता कहलाते थे, एक बड़ा नाम था। किस तरह से अपने पिता की विरासत को संभाल रहे हो? हमारे पिताजी के बारे में, विदर्भ वीर भाऊ जांबुवंतराव धोटे जी के बारे में मैं हमेशा एक मुहावरा कहती हूँ, हर मायूस को हंसाने का, हर मायूस को हंसाने का कारोबार था तेरा, दिलों के दर्द खरीद लेता था, बस यही रोजगार था तेरा। दुखी, कष्टी, समाज के प्रताड़ित वर्ग, अन्यायग्रस्त वर्ग, भ्रष्टाचार, अधर्म, नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा वो लड़ते रहे। उनका कारोबार ही था लोगों के आंसू पोंछना। उनकी संपत्ति लोगों की दुआ थी और उनके नक्शे कदम पर चलने की मैं कोशिश कर रही हूँ। जिसका कोई नहीं उसके हम है भाई, ये नारा लेके मैं मेरा सामाजिक जीवन आज तय कर रही हूँ। रही धोटे साहब की बात, भाऊ जांबुवंतराव धोटे साहब की बात, धोटे साहब ने हमेशा सत्ता और संपत्ति को लात मारी है। किसान, मजदूर, फुटपाथ दुकानदार, समाज का प्रताड़ित वर्ग, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ हमेशा उन्होंने अपना आवाज बुलंद किया। इतिहास गवाह है, किसानों का प्रश्न जब वो विधानसभा में रख रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष ने उनको किसानों का पक्ष उधर रखने की अनुमति नहीं दी। क्रोध में आकर धोटे साहब ने टेबल का पेपर वेट उठा के अध्यक्ष के पास फेंका, उसकी ओर फेंका और धोटे साहब की आमदार वहां पे रद्द हो गई। आमदार की रद्द हो गई, उनको जेल में डाल दिया गया। जेल से दोबारा चुनाव लड़े और निर्णयात्मक बहुत बड़े मार्जिन से उस जेल से भी लोगों ने उनको चुन के दिया। तो इतना गौरवशाली इतिहास ये विदर्भ की जनता ने धोटे साहब का देखा है। मगर आज की ये राजनीति जो सत्ता और संपत्ति के पीछे भागती है, ये हमें बहुत दुख पहुंचाती है। जी, क्या कहना चाहोगे? जर्द जर्द चेहरे हैं, जख्म दिल के गहरे हैं, जख्मों पर छिड़कते हैं नमक मसीहा बनकर, ये है कैसी मसीहाई। क्या कहना चाहोगे? अब आपको बहुजन समाज पार्टी ने ऑफर दिया है, क्या सोच रहे हो आगे? गडकरी साहब मैदान में है, क्या आप भी हमें मैदान में दिखोगे? पारस जी, भविष्य के गर्भ में क्या राज छुपे हैं उसका अंदाजा हम आज लगा नहीं सकते। गडकरी साहब मैदान में है, कांग्रेस भी कोई धुरंधर मैदान में उतारेगा, ठीक है, मगर ये सच्चाई देश की जनता झुठला नहीं सकती कि 90% देश की राजनीतिक पार्टी ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है और 99% जो ये राजनेता है ये सफेद कपड़े के माफिया है। करोड़ों अरबों की इनकी संपत्ति है। ऑटो चलाने वाले अरबपति बन गए, लूना और स्कूटर पे चलने वाले आज BMW और ऑडी और मर्सिडीज में घूमते हैं। जिनके पास खाने की 2 वक्त की रोटी जिनको नसीब नहीं थी, आज वो 7 स्टार होटल में 1,000 की चाय आदि झूठी पीकर फेंक देते हैं। इतनी संपत्ति इनके पास आती कहां से है? आजादी के बाद कांग्रेस ने देश को लूटी और कांग्रेस के बाद अभी बीजेपी देश को लूट रही है। तो
90 से 95% राजनीतिक पक्ष ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं और सभी राजनीतिक नेता ये सफेद कपड़े के माफिया है, इस पे कोई दो राह नहीं। क्या कहना चाहोगे, यानी आपका कहना यह है कि आज़ादी के 76 सालों में हमने घरों घरों तक शराबें तो पहुंचा दी लेकिन पीने का साफ पानी नहीं पहुंचाया, क्या ऐसा ही कुछ कहना है आपका? जिस देश की अर्थव्यवस्था लोगों को शराबी बना के पूरी होती है, जिस राज्य की अर्थव्यवस्था लोगों को दारू पिलाकर नशे के अधीन करने में अगर हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो इससे बड़ा इस देश के लिए दुर्दैव की बात क्या हो सकती है। जिन महात्मा गांधी ने हमेशा शराब का विरोध किया, उन महात्मा गांधी के विचारधारा पे चलने वाली कांग्रेस कई सालों तक सत्ता में थी। आजादी के बाद शराबबंदी कर सकती थी, मगर दुर्दैव की ऐसी बात है कि ऐसे कई कांग्रेसी नेता हैं जिनके शुगर के कारखाने हैं, शक्कर के कारखाने हैं और उसके साथ में उनकी डिस्टिलरीज यानी शराब की फैक्ट्रियां भी है। तो ये बहुत दुर्दैव की बात है। और क्या बोल सकते हैं हम कि कांग्रेस जैसा पक्ष जो महात्मा गांधी के विचारधारों पे चलता है वो भी देश में दारूबंदी कर नहीं सका। देश की अर्थव्यवस्था शराब बेचने से मजबूत होती है, ऐसा अगर हमारे विचार होंगे तो इससे बड़ी खेद की बात, शर्म की बात इस देश के लिए क्या हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से धोटे साहब स्वतंत्र विदर्भ के लिए हमेशा से लड़ते रहे, उनका एक सपना था कि अलग विदर्भ राज्य बनाया जाए। लोकसभा 2024 के चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अलग विदर्भ को लेकर कोई नए पार्टी में आप जाओगे या हमें सिर्फ आप बहुजन समाज पार्टी में दिखोगे? क्या लगता है आगे का राजनीतिक करियर आपका? अपने मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, अपने मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, ऐसी कहावत है। मगर ज्वाला धोटे में विदर्भ वीर भाऊ जांबुवंतराव धोटे का खून बहता है। हम हमेशा जो प्रवाह है उसके विरुद्ध में जाकर हम काम करने वाले लोग हैं। जिस दिन भी विदर्भ वीर भाऊ जांबुवंतराव धोटे की बेटी चुनाव के अखाड़े में उतरेंगी, वो हारने के लिए या जीतने के लिए नहीं उतरेंगी, वो लड़ने के लिए उतरेंगी। चुनाव लड़ेंगी, लड़ने के लिए चुनाव लड़ेंगी। जो जात पात धर्म पंथ में देश को आपने देश के लोगों का बंटवारा कर दिया है, उनके खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में लड़ेंगी। महात्मा गांधी की विचारधारा पे चलने वाली कांग्रेस जो लोगों को शराब पिलाती है रेवेन्यू का बहाना बता के, जो 50 साल सत्ता में रही मगर शराबबंदी नहीं कर सकी, ऐसे कांग्रेस विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए ज्वाला धोटे मैदान में लड़ेंगी। अधर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, गरीबों का शोषण, महिलाओं पे अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए ज्वाला धोटे मैदान में लड़ेंगी। जात पात धर्म पंथ मजहब के नाम पे अलग अलग झंडों में, अलग अलग रंगों के झंडों में जिन्होंने देश को बांट दिया है, उस बीजेपी विचारधारा के खिलाफ ज्वाला धोटे लड़ने के लिए मैदान में लड़ेंगी। तो क्या समझ सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी या कोई निर्दलीय पक्ष? बहुजन समाज पार्टी का आग्रह है कि आप हमारे सिंबल पे इस चुनाव क्षेत्र में, इस मैदान में उतरिए करके लोकसभा के। उनकी मैं आभारी हूं, उन्होंने हमें इस लायक समझा कि एक महिला इन हैवीवेट लोगों को टक्कर दे सकेंगी, इस लायक उन्होंने हमको समझा। मैं उनकी आभारी हूं, मगर अभी तक मैंने कुछ निर्णय लिया नहीं हूं। जो समविचारिक राजनीतिक पक्ष है, संगठनाएं हैं, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे सहकारी है, दोस्त भाई है, सभी लोगों से चर्चा करूंगी और उसके बाद निर्णय लूंगी कि मैदान में उतरना है या नहीं उतरना है। कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन था, ऐसे में राहुल गांधी ने वहां पर कहा है कि प्रधानमंत्री जब तक ईवीएम है, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इस पर क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या लगता है चुनाव बैलेट से होना चाहिए या ईवीएम से? पारस जी, सबसे दुर्दैव की बात ऐसी है कि इस देश को एक सक्षम
मजबूत विपक्ष मिल ही नहीं रहा। जी। राहुल जी अपने बयान देते हैं, मगर उतनी सक्षमता से एक विरोधी पक्ष एक की भूमिका निभाने में कांग्रेस असमर्थ है। हम ये झुटला नहीं सकते ये बात। जी। टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम इधर बैठे हैं, हम विदेश में मोबाइल से बात करते, कुछ वायर नहीं, कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, हम यहां से रिमोट चलाते हैं और चांद पे ब्लास्ट हो जाते हैं, चांद पे चंद्रयान पहुंच जाता है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी के जमाने में ईवीएम मशीन में भी कुछ घोटाले होते हैं कि नहीं, कुछ उसमें भी भ्रष्टाचार होता है कि नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर ईवीएम में अगर हमको कुछ संदेह है, कुछ शक है, तो विपक्ष ने अपनी भूमिका उधर रखनी चाहिए, विपक्ष ने अपनी भूमिका उधर रखनी चाहिए और ईवीएम पे बंदी लाके बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ना चाहिए। मगर अभी सुनेगा कौन आपकी? जो प्रस्तापित लोग बैठे हैं, जो अभी सत्ता में लोग बैठे हैं, उनकी मानसिकता है क्या वो विपक्ष का कुछ सुने? और विपक्ष ने अपनी उतनी छवि मजबूत बना के रखी है क्या कि आप सत्ताधारियों पे अपना दबदबा कायम कर सके? आप अगर देखेंगे कि राहुल जी बार बार बोलते हैं कि हमारे नेताओं को ईडी की धमकी देते हैं, सीबीआई की धमकी देते हैं, इनकम टैक्स की धमकी देते हैं और हमारे नेताओं का पलायन बीजेपी में हो रहा है, हमारे नेता रोते रोते जेल नहीं जाऊंगा, उससे अच्छा है बीजेपी में चले जाऊंगा, ऐसा बोल के कांग्रेसी नेता ये और बाकी पक्ष के जो विपक्ष के नेता है ये बीजेपी में जा रहे हैं। मगर तुम लोगों पर, तुम्हारे पक्ष के नेताओं पर खुद का पक्ष छोड़ के विपक्ष में जाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। ये हम भूल नहीं सकते कि कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचार का जनक है, ये मां है, भ्रष्टाचार की पैदाइश ये कांग्रेस से हुई है। तुम्हारे नेता ये कलंकित है, तुम्हारे नेता भ्रष्टाचारी है, तुम्हारे लोगों ने, नेताओं ने गरीब लोगों के मुंह का निवाला छीना है, करोड़ों अब्जों रुपए के घोटाले भ्रष्टाचार तुम्हारे नेताओं ने किए हैं, इसलिए उनको डर है। ज्वाला धोटे को तो ईडी का डर नहीं है, ज्वाला धोटे को पुलिस वालों का डर नहीं है, ज्वाला धोटे को सीबीआई का डर नहीं है, ज्वाला धोटे को इनकम टैक्स का डर नहीं है, मगर आपके नेताओं को क्यों डर है? क्योंकि आप लोग भी कलंकित हो, आप लोगों ने भी भ्रष्टाचार करके, कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार करके देश को खोखला किया है, ये पत्थर की लकीर है, हम इसे झुटला नहीं सकते। और कांग्रेस के ही नक्शे कदम पे भ्रष्टाचार में अभी बीजेपी चल रही है। कांग्रेस तो मां है, जननी है भ्रष्टाचार की, और कांग्रेस ने जैसा सिखाई भ्रष्टाचार करना, उनके ही नक्शे कदम पर आज बीजेपी चल रही है। तो कांग्रेस को भी बोलने के लिए कुछ मुंह बचा नहीं है। इन लोगों ने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, बीजेपी ने भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और कांग्रेस ने भी अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। दिए तले अंधेरा, अरे तुम्हारे पार्टी में सब कलंकित लोग हैं, इसलिए वो जेल में जाने के डर से भाग भाग कर उधर बीजेपी में जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं। तो कांग्रेस पर तो अभी आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण करने की नौबत आई है। अब भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार। वही भाजपा के जो एक बड़े नेता है कर्नाटक के, वो कहते हैं 400 पार इसलिए संविधान बदलने। क्या कहना चाहोगे? देखो पारस जी, अब के बार 400 के पार, ये जो स्टेटमेंट है ये घमंड का स्टेटमेंट है। ये जो वक्तव्य है ये घमंड में आके किया है। हमारा इतिहास बताता है कि रावण का, जो तपस्वी रावण था, जो शक्तिशाली राजा था, जो शिव भक्त था, रावण का घमंड टिक नहीं सका, तो इन लोगों का घमंड क्या टिकेगा? इस बार मुश्किल है। 400 के पार तो बहुत दूर की बात है, 300 के पार भी अगर बीजेपी हो जाती है तो ये सोचने की बात रहेगी। बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। अखाड़ा राजनीति का इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।